एजुकेशन हम पढ़ रहे थे चैप्टर एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम के अंदर जो है वो अपन ने लास्ट डिस्कस किया था सिमेट्री को, ठीक है, एंड कुछ टॉपिक्स और देखे थे अपन ने। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि एनिमल किंगडम्स यानी जंतुओं का जो वर्गीकरण है, जंतुओं के वर्गीकरण को किस आधार पर किया गया है। यानी इस चैप्टर का देखें सबसे पहले जो है हमें इसका बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर अपन बेसिक नहीं समझेंगे तो आगे फाइलम पढ़ने हैं, आपको संघ पढ़ने हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं, तो उसके लिए जो है वो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो बेसिक अगर आपने पढ़ लिया तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो शुरू के जो लेक्चर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इनके बेसिस के ऊपर ही डिसाइड हो सकता है कि आप आगे का चैप्टर जो है वो बहुत ही ईजी वे में पढ़ सकेंगे। एनसीईआरटी को देखी जाए तो एनसीईआरटी जो है वो उसकी लैंग्वेज जो है आपके, उसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको लाइन को मीनिंग समझने में जो है, लाइन का मीनिंग समझने में आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो हमने ये बेसिक का सेशन रखा है कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पहले आनी चाहिए। ओके, सो एक बात और ध्यान रखें बच्चों कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो भी याद रखें, ठीक है ना, उसे भी याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हिंदी के वर्ड्स एक जैसे होने के कारण जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा बेटर है कि हायर स्टडीज़ के लिए आपको इंग्लिश के वर्ड आप ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। आपकी लैंग्वेज है, आपको मीनिंग समझना है, वो आप हिंदी में समझें, नो प्रॉब्लम, बट इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। ओके, सो देखिए आज अपन कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं एनिमल की बॉडी को लेकर के। इसे आप पूरी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं ह्यूमन की बॉडी के ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट है टर्मिनोलॉजीज की बॉडी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं अपने। फर्स्ट इज ओरल एंड एबोरल। देखिए ओरल का मीनिंग सिंपल सा है कि जो भी चीज माउथ के, ठीक है ना, माउथ की तरफ की बात अगर की जाती है टुवर्ड्स माउथ, ठीक है, अगर अपने मुख के समान अगर अपन पास में बात करते हैं तो ओरल जो वर्ड होता है वो आता है माउथ के तरफ का, टुवर्ड्स द माउथ, ठीक है। एंड एबोरल का मतलब होता है माउथ से दूर, ठीक है ना। अगर बॉडी के अदर जिस पार्ट की बात की जा रही है तो एबोरल अगर कह दिया कि ये चीज एबोरल डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो कंफर्मली कि वो माउथ की तरफ वाले रीजन में प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। सो ओरल का मतलब होता है टुवर्ड्स द माउथ एंड एबोरल का मीनिंग है माउथ से दूर। ओके, नेक्स्ट इज इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक, देखिए इंटीरियर और पोस्टीरियर की बात अपन करते हैं। इंटीरियर का मीनिंग होता है हेड की तरफ, ठीक है। जैसे सपोज ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अगर अपन कहते हैं अपर पोर्शन, ठीक है, अपर पोर्शन अगर अपन कहें तो वो होता है इंटीरियर पार्ट, ठीक है। अपर पोर्शन सामने, ठीक है ना, ऊपर की तरफ हेड वाला रीजन जिसको आप कह सकते हैं। पोस्टीरियर का मतलब होता है लेग्स वाला पार्ट, ठीक है, जिसके लेग्स जो है वो पीछे की तरफ है, तो हेड के टुवर्ड्स तो आपके इंटीरियर वर्ड यूज किया जाएगा। और पोस्टीरियर, पोस्ट मतलब होता है बाद में, ठीक है ना, जैसे आप लोग बोलते हैं ना पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के बाद का कोर्स, तो बाद का मतलब ध्यान रखना पीछे। ओके, तो पोस्टीरियर जो होगा उसे वो क्या होगा, टेल, अपना टेल वाला रीजन कह सकते हैं, हिंड लिम्स वाला लेग्स वाला रीजन है, एंड इंटीरियर पार्ट इज हेड के साइड वाला रीजन, ठीक है। नेक्स्ट इज सिफेलिक। सिफेलिक इसका मीनिंग तो आप लोग खुद ही बता देंगे कि सिफेलिक का मीनिंग मैंने आपको सिफिलाइजेशन पढ़ाया था, है ना, फॉर्मेशन ऑफ हेड। तो सिफिलाइजेशन का मतलब सिफेलिक वर्ड उसी से आया है कि जो हेड की तरफ वाला रीजन होगा उसे सिफेलिक पार्ट बोलेंगे। एंड क्यूडल का मीनिंग होता है टेल, पूंछ, ठीक है, इसका मीनिंग है पूंछ, टेल। तो क्यूडल रीजन जो है, टेल वाला रीजन जो होगा एनिमल का उसे आप क्यूडल रीजन बोलेंगे। एंड सिफेलिक रीजन इज टुवर्ड्स द हेड, हेड की तरफ वाला, ठीक है। आप देखें क्या है, हेड की तरफ वाले अगर अपन बात करते हैं तो आप इसको बिल्कुल इस तरीके से ना लें कि हेड का एक आपके सामने वाला पार्ट या पीछे वाला पार्ट, ऐसे नहीं लेना। ये है इंटीरियर, ठीक है, ये है पोस्टीरियर नीचे वाला, ठीक है, इंटीरियर पोस्टीरियर। सिफेलिक,
क्यूडल। ओके, क्लियर है ना। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड से बहुत जल्दी स्किप हो जाता है ये बच्चों के, सो आपको ध्यान रखना है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। देखिए सिंपल सी चीज है, प्रॉक्सिमल का मीनिंग होता है पास में, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल का मीनिंग है पास, नियर, और डिस्टल का मीनिंग है दूर, ठीक है। यानी प्रॉक्सिमल मतलब पास। अब किसके पास, तो देखें अगर अटैचमेंट साइट जितनी भी है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, कहीं से कोई जुड़ाव है, जैसे सपोज अगर अपन बात करते हैं हैंड्स की अपने, ठीक है, हैंड्स के अंदर अटैचमेंट हैंड का जो है वो शोल्डर वाले रीजन से है, ठीक। सो यहाँ पर जो ये जो रीजन है ये है प्रॉक्सिमल पार्ट और ये है डिस्टल पार्ट, कि ये दूर है अटैचमेंट से और जॉइंट जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। तो जॉइंट के पास वाला जो रीजन होगा वो होगा अपना प्रॉक्सिमल पार्ट और जो दूर होगा उससे वो होगा डिस्टल पार्ट। ओके, ये ध्यान रखना है। आप लोग साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिए, कॉपी में लिखते चलना। अगली बात करते हैं डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन की, ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन। तो देखिए एक सिंपल सी चीज समझना, ये डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन जो है ये आपकी बॉडी में भी आएगा, प्लांट से रिलेटेड, ठीक। अब देखिए इसको इस अकॉर्डिंग समझा जाता है कि डॉर्सल पार्ट हमेशा होती है हार्ड सरफेस, ठीक है। क्या है, डॉर्सल मतलब हार्ड सरफेस, वेंट्रल मतलब जहां पर सॉफ्ट रीजन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे अपनी बॉडी के अगर अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारी बॉडी के जो आपका सामने वाला पोर्शन जो होता है वो वहां से ऑर्गन जो है वो सॉफ्ट होते हैं, एंड जबकि बैक पोर्शन की अगर अपन बात करते हैं तो बैक रीजन में हमेशा थोड़ी सी हार्डनेस होती है एज कंपेयर टू फ्रंट रीजन। ओके, सो जैसे अपन ने लीफ के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें बॉटनी में देखा जाए तो आप एक लीफ की बात करते हैं, सो लीफ में आप देखते हैं कि एक सरफेस तो स्मूथ होती है, चिकनी होती है, और एक सरफेस थोड़ी सी रफ होती है, ठीक। तो जनरली क्या होता है कि जो लीफ लगी हुई होगी, ठीक है, अगर आपने सुना होगा लीफ का एक टाइप होता है डॉर्सो वेंट्रल लीफ, ठीक है। तो डॉर्सो वेंट्रल लीफ की अगर अपन बात करते हैं तो डॉर्सल मतलब हार्ड सरफेस जो उसकी रफ सरफेस है, एंड वेंट्रल मतलब उसकी सॉफ्ट सरफेस जो जनरली अपर सरफेस रहती है अगर डॉर्सल वेंट्रल लीफ है तो वेंट्रल का मीनिंग होता है सॉफ्ट, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। डॉर्सल का मतलब हो गया आपके बैक रीजन जिसमें रफनेस प्रेजेंट है या हार्डनेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, सॉफ्ट और हार्ड, और कोई बेसिस जो है वो आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। कभी कभी जो है वो बच्चे याद रखते हैं कि आगे का रीजन पीछे का रीजन बॉडी का, ऐसे याद रखेंगे तो कभी नहीं होगा, इसीलिए हार्ड सरफेस डॉर्सल, वेंट्रल यानी सॉफ्ट सरफेस। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पेक्टोरल एंड पेल्विक रीजन। पेक्टोरल रीजन देखें, पेक्टोरल रीजन जो होता है वो होता है अपना थोरैक्स वाला पोर्शन, चेस्ट पोर्शन, ठीक है। पेक्टोरल मतलब जो अपने चेस्ट पोर्शन के अंदर जितने भी पार्ट आते हैं इस रीजन को अपन बोलते हैं पेक्टोरल रीजन, चेस्ट पोर्शन के अंदर, ठीक है। यानी जैसे कि रिब केज है, लंग्स हैं, हार्ट है, ठीक है, ये सारे कहाँ प्रेजेंट है आपके पेक्टोरल रीजन में, ठीक है। और इसको याद करने का एक और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, ये ध्यान रखना कि जहाँ अपन देखते हैं ना जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, अब आप ह्यूमन बीइंग में तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि पेक्टोरल रीजन और जो है वो पेल्विक रीजन। बट क्या होता है कि जैसे सपोज कि कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर अपन ने देखा कि इतनी सारी लेग्स हैं, ठीक है ना, आपको लेग्स देखने को मिलेंगी काफी सारी। सो आप किसको आप हैंड्स में इंक्लूड करेंगे और किसको आप जो है वो हिंड लिम्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, लेग्स में इंक्लूड करोगे। तो ध्यान रखना हमेशा जहां पर भी फोर लिम्स यानी हाथ, ठीक है, और मोस्टली हेड रीजन के पास वाला, सो हेड रीजन के पास फोर लिम्स है और फोर लिम्स जहां से जुड़ी हुई है वो रीजन हमेशा पेक्टोरल रीजन कहलाएगा, वो जगह हमेशा पेक्टोरल जगह कहलाएगी, ठीक है ना। और पेल्विक होता है हिप रीजन अपना, ठीक है। तो हिप रीजन जो होगा उसको पेल्विक रीजन कहेंगे, पेक्टोरल होगा चेस्ट रीजन। ओके,
लास्ट टर्मिनोलॉजी अपनी सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है। देखें सुपीरियर और इंफीरियर का क्या मीनिंग है। एक बात ध्यान रखना, अपन जब भी कभी सुपर के लिए वर्ड यूज करते हैं, सुपर वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब होता है किसी से ऊंचा या बेटर किसी से, ठीक है ना। तो सुपर सुपीरियर का मीनिंग होता है ऊपर, इंफीरियर का मीनिंग होता है नीचे, ठीक है। इसको ये ज्यादातर वर्ड आपके जो आएंगे वो आपको प्लांट अपने अगर आप प्लांट मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ये पढ़ते हैं तब वहां पर भी ये वर्ड्स बहुत यूज आते हैं आपके, ठीक है। तो वहां तो आप समझेंगे ही। इसको इस अकॉर्डिंग देखें कि सुपीरियर का मीनिंग होता है, जैसे सपोज मैंने आपसे कह दिया कि मैंने कहा आपसे कि आपके जो हैंड्स हैं, ठीक है, हैंड्स हैं वो आपके पेल्विक रीजन से ऊपर है, ठीक है, पेल्विक रीजन से ऊपर है, ठीक है। या फिर आप कह दो कि कोई चीज किसी के ऊपर है या कोई चीज किसी के नीचे है, ठीक है ना। जैसे सिंपल सी बात समझे कि मैंने कहा कि जैसे ये एक अपनी डायरी, ठीक, जैसे डायरी मैंने कहा ये डायरी जो है वो टेबल के नीचे है या टेबल के ऊपर है, ठीक है। ऊपर है तो मैं कहूंगी कि जो डायरी है वो क्या है, सुपीरियर, बट वो अगर नीचे है तो वो क्या है, इंफीरियर, ठीक। लेकिन अगर ना हमने कह दिया कि भाई टेबल है ही नहीं तो क्या करेंगे, तो ना हम किसी से ऊपर बता सकते हैं उसको, ना किसी से नीचे बता सकते हैं अपन, ठीक है। तो ध्यान रखना एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो यहाँ जरूरी है कि अगर अपन बोल देते हैं कि यहाँ पर हमने देख लिया कि कोई चीज ऊपर है तो मतलब एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि हमारा हेड जो है वो हमारे चेस्ट के ऊपर है, ठीक है ना। तो किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी बिंदु को अंकित करते हुए उससे अपन बताएंगे कि कोई चीज उसके ऊपर है या नीचे है। तो ये आपके आगे बहुत रेयर क्वेश्चन में काम आएगा, ये आप याद रख लेना, इंफीरियर और सुपीरियर, ठीक। इतनी आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है वो बच्चों याद रखनी है, ठीक है। इसको ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ लैंग्वेज पढ़ने में आपको इजी करेगी कि आप एनसीईआरटी की बुक या अदर कोई भी बुक आप कभी भी पढ़ते हैं सो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको अच्छे से देखनी है। नेक्स्ट आगे जो है वो हम बढ़ते हैं। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं बॉडी प्लान पे। ये यहाँ तक आपकी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट है, इसको याद रखना है। ये अपना अगला टॉपिक है बॉडी प्लान। ठीक है भाई, बॉडी प्लान जो होता है इसको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हैं, लेकिन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो जाता है। जैसे देखिए क्या है, बॉडी प्लान जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं उनमें आपको इन तीनों में से कोई एक बॉडी प्लान देखने को मिलेगा। फर्स्ट इज सेल एग्रीगेट, कोशिकीय प्रकार। कोशिकीय प्रकार। सेकेंड इज ब्लाइंड सेल। लास्ट इज ट्यूब विद इन अ ट्यूब। ठीक है, देखिए पहला है कोशिकीय प्रकार का। अब देखिए ये सारे का सारा बॉडी प्लान होता है कि जैसे अपन ने अरेंजमेंट ऑफ सेल पढ़ा था, कोशिकाओं की व्यवस्था, ये बिल्कुल कुछ उसी प्रकार से है। देखिए क्या होता है कि सेल एग्रीगेट के अंदर आते हैं पोरीफेरा के मेंबर्स, स्पॉन्ज। ठीक है, अब जैसे आपको बिल्कुल याद है कि भाई हमने पिछले लेक्चर से एकदम क्लियरली पढ़ लिया है कि जब भी पोरीफेरा का नाम आएगा तो पहले ही हमारे माइंड में आएगा कि वो मल्टी सेलुलर है और साथ ही साथ में वो सारी कोशिकाएं जो है वो गुच्छे के समान उपस्थित होती हैं। ठीक है ना, सो ध्यान रखना सेल एग्रीगेट के अंदर पोरीफेरा आता है। पोरीफेरा के अंदर हमने देखा कि जो कोशिकाएं हैं वो सिर्फ एक कोशिकाओं को गुच्छा बना के रहती है, बंच ऑफ सेल से रहता है। ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं कि सेल एग्रीगेट बॉडी है, यानी ईच सेल
हर एक सेल जो है कोशिका अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर रही है, स्वतंत्र कार्य कर रही है, ठीक है। सो सेल एग्रीगेट के अंदर ना कोई माउथ होगा, ठीक है, ना कोई माउथ होगा, ना ही कोई एनस होगा, ना ही कोई फोरलिम्ब है, ना कोई हिंडलिम्ब है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई रीजन नहीं प्रेजेंट है, सिर वगैरह कुछ नहीं है। तो सेल एग्रीगेट के अंदर सीधी बॉडी जो होगी वो क्या प्रेजेंट होगी, एक ग्रुप में प्रेजेंट होगी सेल्स। अगला आता है ब्लाइंड सेल, ठीक। देखिए ब्लाइंड सेल बॉडी जो होती है वो मोस्टली आपको देखने को मिलेगी सिलेंड्रेटम एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर, ठीक है। ये मिलेंगे आपको स्पॉन्ज में देखने को हमें पोरिफेरा में। देखिए सिलेंड्रेटम और प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर जो है वो ब्लाइंड सेल बॉडी मिलती है। देखिए ब्लाइंड सेल बॉडी का मीनिंग होता है कि इनमें माउथ और एनस दोनों एक कॉमन होते हैं, ठीक है। जैसे कि माउथ का फंक्शन होता है कि वो फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेता है, इंजेस्ट करता है, भोजन का अंतर ग्रहण करता है, और जो एनस है उससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। लेकिन ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान जो होगा, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है, इनके अंदर एक कॉमन ओपनिंग है बॉडी की, जो कि माउथ की तरह भी फंक्शन करती है और एनस की तरह भी फंक्शन करती है। सो ऐसे प्रकार के जो बॉडी प्लान होगा उसको कहते हैं अपन ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान। क्लियर है ना, बहुत ही इजी सी है, इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक। लेकिन देखना बायो अगर अपन पढ़ते हैं तो जब अपन मन से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगी। इसमें टर्मिनोलॉजीज है खूब सारी, लेकिन जिसने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, सो वो कभी भूलेगा नहीं। शब्दों में मीनिंग ही उनका छुपा हुआ है, ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। शब्दों में मीनिंग है उनका, ध्यान रखना। तो आप ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान समझ गए अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूब विद इन ट्यूब। देखिए इसका मीनिंग होता है एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, ठीक। अब देखो क्या है, इसको हम सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान बहुत ही इजी है बच्चों। ट्यूब विद इन ट्यूब को समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ट्यूब विद इन ट्यूब को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो है ना वो जर्माइनल लेयर्स करनी पड़ेगी। जनन स्तर यानी जर्माइनल लेयर। देखिए जर्माइनल लेयर्स क्या होती हैं कि जब एक ह्यूमन बॉडी या किसी एनिमल की बॉडी बन रही होती है तो ब्लास्टुला से, ठीक है, ब्लास्टुला जो होता है, जैसे आप सभी जानते हैं, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना, सर आपके ऑलरेडी लेक्चर्स ले रहे हैं। सो ध्यान रखना कि क्या है कि जर्माइनल लेयर जनन स्तर में क्या होता है कि जो युग्मनज है जाइगोट, वो आगे जाकर के ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ब्लास्टुला एक स्टेज होती है उसमें कन्वर्ट होता है, और ब्लास्टुला के अंदर और कोशिकाएं जब जो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती हैं, तब वो जाकर के गैस्ट्रुला में चेंज होता है, ठीक है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला में। एंड गैस्ट्रुला क्या करता है कि 3 प्रकार की जनन स्तर का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सी चीज है कि प्रजनन के ये सारे स्टेप्स हैं, तो एक नई बॉडी को बनाने की जो है वो प्रिपरेशन चल रही होती है, तो गैस्ट्रुला से जो है 3 टाइप की जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए इससे फर्स्ट बनती है एक्टोडर्म,
जैसे कि देखिए एक्टोडर्म जो होते हैं वो अपने जितने भी मसल्स हैं, स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, एंड एक्टोडर्म जो है वो सारी की सारी कवरिंग का काम करती है। जैसे हमने कहा कवरिंग आ जाएगी, आउटर कवरिंग जैसे स्किन वगैरह है, ठीक, स्किन कवरिंग का काम करेगी। और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम हमारा, ठीक है, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बात करी थी अपन ने, तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम और आउटर कवरिंग यानी हमारी स्किन को बनाने का जो फंक्शन होता है वो होता है एक्टोडर्म का, ठीक है। देखें अपनी बॉडी जो है वो प्रेजेंट कैसे है कि आउटर स्किन है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो प्रोटेक्शन का जो काम चल रहा है वो है एक तो कि हमारा ब्रेन जो है वो बना हुआ है, ठीक है। ब्रेन जो है वो बहुत सारे नर्व्स को यानी तंत्रिका कोशिकाओं को जो है वो इकट्ठा रखता है, यानी उनको सेफ रखता है। तो यहाँ पर भी जो है वो फंक्शन आ गया एक्टोडर्म का कि ये क्या कर रही है, एक तरीके से कवर करने का काम कर रही है, किसी को सेफ रखने का काम। तो जितनी भी बॉडी की कवरिंग है और तंत्रिका तंत्र है, ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र है, इसको बनाने का काम जो है वो एक्टोडर्म का होता है, ठीक है। मेसोडर्म जो है, मेसोडर्म से बनती है मसल्स, मांसपेशियां, मांसपेशियां को बनाता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सभी जो है वो आपके परिसंचरण तंत्र, हार्ट वगैरह जो है ये सब मेसोडर्म से बने हुए हैं। और एंडोडर्म जो है ये बनाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, देखिए बच्चों कि यहाँ पर हमने बात करी कि एक्टोडर्म का फंक्शन क्या है, मेसोडर्म का क्या फंक्शन है और आपके एंडोडर्म का क्या फंक्शन है, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रख लेना, भूलना नहीं है कि हम बात कर रहे हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की। सो आपको ये जानना है कि पहली ट्यूब कौन बना रहा है और दूसरी ट्यूब कौन बना रहा है, ठीक है। देखिए क्या चीज़ है, ज़्यादा अपन एक्स्ट्रा नहीं लेंगे इस चीज़ को। क्या होता है कि हमारी बॉडी के सबसे अंदर की बात करी जाए कि अंदर वाली जो ट्यूब है, ठीक है ना, आपने कह दिया कि ये एक ट्यूब बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके अंदर ये एक ट्यूब और प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये एक ट्यूब और तो देखिए क्या है चीज, ये जो बाहर वाली जो ट्यूब है ये बनी होती है एक्टोडर्म से, किससे बनी हुई है, एक्टोडर्म से, ठीक। और ये अंदर वाली जो बनती है ये बनती है एंडोडर्म से, एंडोडर्म से बनती है। अब आप मुझे बताओ, पहली बात एंडोडर्म की है, एंडोडर्म से क्या बनता है, अभी बात करिए अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो यानी कि हमारी बॉडी के अंदर आप खुद ही सोचिए ना, माउथ है, माउथ के अंदर के जगह नहीं है, ठीक है ना, हॉलो स्पेस है, अपनी ईसोफेगस है, ग्रेसिका है, उसमें भी हॉलो स्पेस है, स्टमक के अंदर स्पेस है, इंटेस्टाइन आप देखते हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी एक ट्यूब के जैसे ही हैं जिनमें बीच में हॉलो स्पेस है। सो इसका मतलब क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन सभी के अंदर बीच में स्पेस है, तो वो सभी क्या है, इनर ट्यूब है के समान है, क्या है, इनर ट्यूब के समान है, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के सबसे अंदर अगर बात किया जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बाहर की तरफ आते हैं अपन,
फॉर्मेशन होता है। ठीक, फिर बात आती है कि इनके बीच में क्या होता है, एक और टिश्यू बनना स्टार्ट होता है जिसे अपन कहते हैं मेसोडर्म कोशिकाएं। ठीक है ना, क्या है, मेसोडर्म कोशिकाएं। मतलब कुछ कोशिकाएं होती है खूब सारी, वो लेयर को बनाती है बीच में, वो होती है मेसोडर्म कोशिका। देखिए मेसोडर्म कोशिका, अब एक बिल्कुल बेसिक से आपको समझना है, कुछ नहीं है। स्किन थी हमारी, ठीक है, स्किन एक्टोडर्म ने बनाई, कवरिंग है। स्किन के नीचे मसल्स होती हैं, आप सभी जानते हैं। तो मसल्स को बनाने का किसका काम है, मेसोडर्म का, है नहीं? तो जाहिर सी बात है एक्टोडर्म के जस्ट नीचे मेसोडर्म तो प्रेजेंट होगी, अपनी स्किन से मसल तो अटैच ही होती है। तो एक्टोडर्म के नीचे क्या है, मेसोडर्म है। क्लियर है ना, मेसोडर्म है। अब देखिए क्या होता है, इसके आगे जाकर के मेसोडर्म जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स के बाद में क्या होता है कि थोड़ा सा स्पेस होता है। ठीक है, थोड़ा सा बॉडी में स्पेस होता है, एक कैविटी होती है, और उस कैविटी के बाद प्रेजेंट होता है हमारा परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, परिसंचरण तंत्र, और वो भी किससे बना है, मेसोडर्म से। तो देखिए क्या होता है कि मेसोडर्म जो है, ये मेसोडर्म, बीच में स्पेस रखा हुआ है इसमें। ठीक है ना, मेसोडर्म को थोड़े अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो मेसोडर्म की जो कुछ कोशिकाएं हैं, इन्होंने ये बनाती हैं अपने, ये भी मेसोडर्म होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक मेसोडर्म होती है जो कि एंडोडर्म से अटैच होती है, उसके बाहर होगी। ठीक है ना, जैसे लंग्स है, लंग्स के जस्ट बीच में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो तो आपको किसने बनाया है, मेसोडर्म ने। और एंडोडर्म से क्या बना है, लंग्स बने हैं। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गए। तो क्या होगा कि इनके बीच में मेसोडर्म क्या होती है कि पहले पूरी की पूरी बीच में बनती है, 3 लेयर समान बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फिर बाद में आगे जाकर जब विकास होता है तो मेसोडर्म बीच में से स्प्लिट हो जाती है। ठीक है ना, स्प्लिट होकर एक जगह बनाती है बीच में, उसको अपन बोलते हैं सीलोम। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, सीलोम बोलते हैं। ठीक है, सीलोम बोलते हैं। देखिए सीलोम अब क्या है भाई, मेसोडर्म के स्प्लिट होने से जब सीलोम बनती है, ठीक है ना, मेसोडर्म के स्प्लिट होने से जो कैविटी बनती है, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं सीलोम। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, सीलोम बोलेंगे, गुहा बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अपनी बॉडी में 2 जगह कैविटीज प्रेजेंट हैं, ये बात ध्यान रखना, एक तो सीलोम और दूसरी जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एंडोडर्म के बीच में जो जगह है, इसे बोलते हैं गट, गुहा। क्या कहा आपने, गुहा कहा। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि जनन स्तर ये 3 प्रकार के होते हैं। मेसोडर्म कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, एक्टोडर्म क्या है, एंडोडर्म क्या है, उनका कार्य क्या है, फंक्शन। सो बच्चों ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो अपन सीलोम टॉपिक जो है वो आगे की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे, इसके टाइप पढ़ेंगे और इस चीज को और डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना, तब तक आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको ये पता है ना कर दें, तो आप बस अपनी बॉडी को इमेजिन करते चले कि ये एक ट्यूब है, इन दोनों से मिलकर बनी है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र से, और उसके बाहर ये ट्यूब है एक्टोडर्म से बनी हुई, और उनके बस ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ठीक है, और वो उसके बीच में जो जगह है, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब है, तो बीच में जो जगह है वो जगह कौन सी है, कैविटी, सीलोम। ओके, तो बच्चों यहाँ तक तो अपन ने पढ़ा इस चैप्टर के बारे में। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ठीक है ना, सो बच्चों तब तक आप लोग पढ़ते रहें एंड सब्सक्रिप्शन लें जल्दी से, ताकि जो है वो आपको और ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड हो सके, आपकी पढ़ाई जो है वो रेगुलर हो सके। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।